नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। नितिन गडकरी वैसे तो बीजेपी के हिस्सा हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन समय-समय पर उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं, जिससे कि लगता है कि वो पार्टी से नाराज़ हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं, बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है, वो उससे नाराज़ हैं। अब नितिन गडकरी का जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक और बयान सामने आया है, वो एक दीक्षांत समारोह में थे और उस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उन्होंने अब्दुल कलाम की बात की जो कि राष्ट्रपति थे और उन्होंने अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो जाति और धर्म के ऊपर रहकर वो बातें करते थे और इसीलिए उनको पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व याद करता है। और उसी बात को कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें कह गए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के इकोसिस्टम को गवारा नहीं होगी। इसके पहले कि मैं आपको वो बात कहूं, मैं चाहती हूं कि नितिन गडकरी का ये स्टेटमेंट जो कि इस दीक्षांत समारोह से निकल कर आया है, आप उसे सुने और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और वो ऐसी बातें अक्सर क्यों कहते हैं। आइए सुनते हैं नितिन गडकरी ने क्या कहा। साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। उन्होंने 2-3 बातें आज कही कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। कुछ लोगों ने उनको कहा कि आपने ऐसा कह के बहुत नुकसान किया, तो नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सिद्धांत और असूल के मायने और ज्यादा हैं और वो शायद राजनीति से बड़े हैं। अब मैं इसी पर चर्चा करूंगी कि इस स्टेटमेंट के गडकरी के ये जो स्टेटमेंट सामने आया है इसके क्या मायने हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी जुड़ रहे हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान है कि जो करेगा जात की बात उसको मैं मारूंगा लात, और फिर उन्होंने ये कहा कि जात और धर्म ये सारी चीजें राजनीतिक नफा और नुकसान के ऊपर हैं। क्या वाकई में आज इन्होंने नितिन गडकरी के स्टेटमेंट ने उनका निशाना सीधा और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर था? जी नीलू जी, ये बिल्कुल एक कैलकुलेटेड स्टेप है। ये आरएसएस का अभी एक बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल चल रहा है, क्योंकि अभी भाजपा में तो दो ही लोग रहे, मोदी और अमित शाह। उनका कोई इकोसिस्टम अभी है नहीं, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग वेल विद देम। इन्होंने जो पूरा एक सिस्टम ढांचा बनाया था, उसमें पहले 5 साल में इन लोगों ने बड़ा डरा के दिखा दिया, लोग डरे नहीं। फिर इन्होंने लोगों को बहका के दिख लिया, लोग बैक भी नहीं रहे। तो अभी ये जो डैमेज कंट्रोल है कि उनके पास एक बहुत सॉफ्ट फिगर दो ही थे, एक गडकरी और एक पर्रिकर साहब। अनफॉर्चुनेटली पर्रिकर साहब नहीं रहे हैं, तो अभी इनको ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा कि, क्योंकि अभी देखिए इनकी जो पूरी लैंग्वेज है दैट इज एग्जैक्टली लाइक अ प्राइम मिनिस्टर कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर का पहला गुण होता है कि मेरे पास क्या प्लानिंग है, मैं क्या करूंगा। ये बिल्कुल वो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने बोला 2026 तक मैं आपका लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो मैं सिंगल डिजिट में लेके आऊंगा। सिर्फ बोला नहीं है, वो जस्टिफाई भी करके बता रहे हैं। ये फर्क है मोदी में और इनमें। इसलिए आरएसएस इज नो चॉइस एक्सेप्ट, अगर इनको अभी और बैठना है अगर सत्ता में, तो दे विल हैव टू चेंज द हॉर्सेस एंड हॉर्सेस व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। इनको लगा मुसलमानों के विरोध करके वो 80% हिंदू वोट कैप्चर कर लेंगे, वो हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी इंडिया 50% सेक्युलर है। तो ये देखा कि हिंदू वोट भी कट रहे हैं।
आपने सिखों को सेपरेट करने की कोशिश करी, अभी आप कुछ नहीं था तो आपने साउथ ईस्ट साउथ नॉर्थ का भी डिवाइड करना शुरू किया। अब शायद आरएसएस को सीरियसली समझ में आ रहा है कि विरोध करेंगे तो शायद हमको भी ये निकाल देंगे। नाउ दे आर एंटरिंग इनटू अ डैमेज कंट्रोल पोजीशन। अभी आप देखिए वो साउथ पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ इनके जो ट्रोलर्स हैं जिनको अभी बता दिया गया है कि भाई आप थोड़ा सा उनके फेवर में बोलिए, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं तमिलनाडु की अस्मिता को बचा लिया जाए। तो आई थिंक दे हैव चेंज देयर वॉइस। अब ये धीरे धीरे वॉइस चेंज हो रहा है और इनके पास अभी नितिन गडकरी सब के सिवा और कोई चॉइस है भी नहीं। हुए तो ऑलवेज रिमेन सेक्युलर एंड पॉजिटिव। आप देखिए उनका कोई भी जो बात होता था वो कभी भी अप्रिशिएट करते थे और ही इज अ मैन हु इज अक्रॉस पार्टी। उनके रिलेशंस है, महाराष्ट्र में भी उनकी पैठ है। उन्होंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट भी दिया था कि जिस दिन फ्लाईओवर मैंने बनाया और उसका उद्घाटन बाल ठाकरे साहब करने आए थे तो बाल ठाकरे साहब ने सबके सामने बुला के बोला भाई नितिन को बुलाओ, ब्रिज उसने बनाया तो उसका भी मेरे साथ फोटो होना चाहिए। ही एग्जैक्टली नोज कौन सी पब्लिक बैठी है और उसको कहां से इनकलकेट करना है। दिस इज द बेस्ट पोजीशन अ पॉलिटिशियन शुड नो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, आप मिलते नहीं हो और फिर इरिटेट करने के लिए आप मन की बात कर ही चले जा रहे हो जब भी लोग सुन नहीं रहे। दीज आर ऑल नेगेटिव पॉइंट्स फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। तो अभी इनके पास एक जो कैरेक्टर है प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि आई हैव इंटरव्यूड हिम मेनी अ टाइम्स व्हेन ही वाज शिपिंग मिनिस्टर, उनका रिप्लाई बहुत ही स्पेसिफिक होता है और विथ ऑथेंटिकेशन होता है। वो गोल गोल बात नहीं करते हैं कभी भी, वो बिल्कुल आपको आंकड़े दे देंगे। अभी देखो उन्होंने बताया कि दिल्ली में 80 टन कचरा पड़ा था, 80 लाख टन। बोले मैंने उसको ले लेके नेशनल हाईवे पे मैंने यूज किया तो साफ भी हो गया और हमारे रोड का खर्चा भी बच गया। फिर हम लोगों ने अभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का कचरों में से सेग्रीगेट करेंगे। तो ही हैज गॉट अ फ्यूचर प्लान कि इंडिया की इकोनॉमिक्स को कैसे कंट्रोल करना है। और एक बड़ा आप देखिए इनको बड़ा सपोर्ट मिल गया दैट वी लास्ट टॉक दिस कि भाई यहाँ पे ये एक लॉजिस्टिक पार्क्स का इनके पास एक आइडिया था, वो इंटरनेशनल फ्लाइट के तौर पे कि लंदन बॉम्बे बड़ी फ्लाइट चलेगी, बॉम्बे से अहमदाबाद, बॉम्बे से हैदराबाद छोटी फ्लाइट चलेंगी। दिस इज एग्जैक्टली द प्लान ही वाज मेकिंग कि बड़े लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे। लेकिन वो लॉजिस्टिक्स पार्क का कंट्रोल किसके पास था? अडानी जी के पास। और वो गडकरी जी की बात मानते नहीं क्योंकि वहां पे वो रिफ्ट था पोजीशन का। नाउ थिंग्स हैव चेंज। अब हीरानंदानी लॉजिस्टिक्स में आ रहे हैं, रिलायंस आ रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, अदर पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इनका जो आइडिया था कि हाईवेज, बड़े हाईवेज पे बड़ी ट्रकें चलेंगी, उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क्स में उतर के छोटी, दैट वाज एक्सीलेंट बिजनेस मॉडल कि वहां लोकल ट्रांसपोर्ट को भी काम मिलेगा, बड़ों पे कंजेशन नहीं होगा, एवरी स्मॉल बिग ट्रक्स विल नॉट गो ऑन द हाईवे। तो ये जो इनके प्लानिंग्स है और अभी ये खुल के बोल रहे हैं, तो इसमें दिस इज वन ऑफ द पार्ट कि भाई वो, क्योंकि इनको अभी थोड़ा मुस्लिम वोट्स या उनको सेक्युलर होना भी तो पड़ेगा। तो जो ही इज नॉट टेलिंग कि मुस्लिम को, बोले जो भी जात की बात करेगा, और उन्होंने पहले भी एक बार बोला हुआ है। तो नाउ थिंग्स आर वेरी गेटिंग क्लियर। आरएसएस हैज चेंज द मोडस ऑफ ऑपरेंडी नाउ और ये वर्किंग करेंगे। अब मोदी जी वहां से कैसे हटेंगे, क्या हटेंगे, वो इनका हेडेक है, वो कैसे करेंगे। बट इफ दे वांट टू रिमेन इन पावर, उनको अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं जी। बिल्कुल नहीं, लेकिन नितिन गडकरी का ये बात कहना कि जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात, और उन्होंने कहा कि मैं तो जाति और धर्म से ऊपर बात करता हूं, मैं अपना राजनीतिक नफा और नुकसान नहीं सोचता हूं, ये बात अपने आप में कहना, क्या ये बात बिल्कुल साफ है कि अब वो अपनी पोजीशनिंग नितिन गडकरी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए करने लगे हैं, और उनका ये मानना है, और हो सकता है कि इसमें आरएसएस की रजामंदगी हो, आरएसएस के कहने पर वो ये बातें कह रहे हो, और इसीलिए वो टाइम टू टाइम इस तरीके की पोजीशनिंग अपनी करते रहते हैं। जी गिरीश जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पोजीशनिंग नितिन गडकरी जी को करने की जरूरत नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक ऑप्शन था इनके पास, भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे सिंह साहब, उनको, लेकिन उनका भी पोजीशन टिल्टिंग टुवर्ड्स मोदी एंड शाह, वो शायद दैट वाज गॉन इन अ नेगेटिव मार्क। अब ऐसा कौन सा आदमी है जो इनके सामने, दो ही लोग हैं जो इनके सामने खड़े रहते थे, गडकरी एंड फडणवीस, और नेशनल लेवल पे कौन सा आदमी है जो इनको सामने खड़ा रह के बात करेगा। और उन्होंने नॉट ओनली बॉडी लैंग्वेज से भी कई बार प्रूव करा है कि उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया मोदी जी को। तो अगर आपको युद्ध कराना है तो दोनों तरफ वॉरियर्स हैं, वो इक्वल ग्रेड के होने चाहिए। इक्वल ग्रेड के पॉलिटिक्स अभी आरएसएस के पास बहुत कम है। गडकरी जी हैं, फडणवीस है, फडणवीस स्टिल स्मॉल टू कम एंड चैलेंज। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन रहा है गडकरी जी का। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर नहीं, उन्होंने बोला नात जात की, मतलब ही वांट्स टू बी प्योरली सेक्युलर, कि फिर किसी हो सिख के खिलाफ बोलोगे आप और किसी दलितों के खिलाफ बोलोगे तो आई एम हियर, आई विल प्रोटेक्ट यू। वो मैसेज चला गया है, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होगा। और दिस इज नथिंग एक्सेप्ट द चेंज ऑफ एटीट्यूड कि भाई अब सत्ता में रहना है तो अपने कोई थोड़ा व्यू चेंज करना पड़ेगा। वही मैंने बोला 5 साल से
उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया। आपको बोल दिया थाली बजाओ तो आपने थाली बजा दी, इनको लगा अब तो पब्लिक पूरे मेरे कहने में। फिर आपने उनको डराने की कोशिश करी, लोग डरे नहीं। फिर आपने उनको, आप देखिए कोई भी ये मौका नहीं छोड़ रहा हिंदू मुस्लिम को कैसे वो क्लैश हो। आप होली का बहाना लेके आ जाते हैं, फिर आपने कुंभ में बोल दिया मुस्लिम को किसी को दुकान नहीं, मतलब दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कैसे भी अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए या राइट्स हो जाए, दैट विल बी द बेस्ट एजिटिव, क्योंकि हिंदू वोट कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इनकी स्कूल से ये यही सीखे हैं कि नफरत फैलाओ और हिंदू वोट कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन धीरे धीरे आरएसएस की समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला फेल हो गया है, नाउ इट वोंट वर्क, सो दे विल चेंज द गार्ड। अभी 3 साल बाकी है, यू कैन सी अदर पॉजिटिव पीपल कमिंग इन और दे विल बी प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स कि भाई प्राइम मिनिस्टर कैसा हो जो डेवलपमेंट की बात करे, इकोनॉमी की बात करे, नौकरियों की बात करे। ही हैज रिपीटेडली सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो नौकरियां ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी और वो पूरे इंडिया में बढ़ेंगी। तो उन्होंने धीरे से अपने को पीएम की जो भाषा है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। देयर इज नथिंग न्यू इन इट, दिस इज द चेंज ऑफ ओपिनियन। जी बिल्कुल, लेकिन इसको पॉलिटिकली कैसे समझा जाएगा और इस बयान का असर क्या होगा? क्या नितिन गडकरी, ऑलरेडी दूरियां हैं नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह में, क्या ये दूरियां और बढ़ेंगी? और इसका क्या मतलब है? इसको पॉलिटिकली जो आरएसएस के रिश्ते हैं मोदी जी से, आरएसएस के जो रिश्ते हैं नितिन गडकरी से, उसके संदर्भ में इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखें? क्या ये एक चुनौती देने वाला स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी जो विचारधारा है उसको डायरेक्ट एक चुनौती है नितिन गडकरी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल विचारधारा क्या तो चुनौती है ही, क्योंकि आरएसएस का हमेशा एक नियम रहा था, वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करते थे। जब उनको लगेगा तब वो मस्जिद में भी चले जाते, चादर भी चढ़ाते। इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही हार्ड लाइन पकड़ लिया कि भाई बी एनीथिंग, हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब दैट इज नॉट द वे ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर आपको टिकना है लोकशाही में तो आपको पब्लिक को साथ में लेके चलना पड़ेगा, पब्लिक को लेके साथ में चलना है। क्योंकि आपने मुस्लिम्स का वोट को नेगेटिवेट कर दिया कि 20% चला गया, लेकिन आपने तो सिखों को भी बिल्कुल गलत बोल दिया। आप साउथ वालों को भी अपने साथ मानने को तैयार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्रिश्चियंस नहीं चाहिए, मुस्लिम्स नहीं चाहिए, सिख नहीं चाहिए, तो आपके हिंदू पॉपुलेशन कितना है जो आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओ? इसी का एक पार्ट ऑफ द गेम है वो डिलिमिटेशन करने का, कि वो हिंदू वोट कॉन्सेंट्रेट कर लो और वहां से कैसे गेम बजाया जाए। नॉर्थ की सीटें इतनी बढ़ा दो कि साउथ का रिलेवेंस ही खत्म हो जाए। तो दे आर स्टिल ट्राइंग टू प्ले अ डर्टी गेम। लेकिन आरएसएस को समझ में आएगा कि ये हार की तरफ लेके जा रहा है, तो दे विल चेंज। ये तो घोड़ा कभी बदल सकते हैं। आपने देख लिया था एलके आडवाणी सिर्फ मजार पे गए थे जिना की, और आते ही बिकॉज ही वाज नॉट इन दैट फ्रेमवर्क तो उनको छोड़ देना पड़ा। तो ये हार्ड लाइन कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन दिस हैज बीन केप्ट एज एन ऑप्शन। गडकरी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, गडकरी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जून में 4 जून को मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और जून से लेकर अब ये मार्च है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 महीने के अंदर अगर हम ये देख रहे हैं कि नितिन गडकरी का ये एक ऐसा स्टेटमेंट पहली बार आया है, 9 महीने में पहली बार ये बिल्कुल एक डायरेक्ट चुनौती देने वाला स्टेटमेंट है नितिन गडकरी का, तो क्या ये एक सिग्नल है जोशी जी की आरएसएस को भी और मोदी जी को भी कि अब प्रधानमंत्री को बदलने का समय आ गया है? क्या नितिन गडकरी चिल्ला चिल्ला कर एक तरीके से ये कह रहे हैं आरएसएस से और बीजेपी से भी? नहीं, मोदी जी को नहीं, मोदी जी की समझ में आया होता तो शायद वही अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते, लेकिन दैट इज नॉट इन हिज डीएनए, वो नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस है आरएसएस को कोई ऐसा आदमी अभी लाना पड़ेगा जो डैमेज कंट्रोल करके, जिसका पान इंडिया एक्सेप्टेंस हो। गडकरी जी का पान इंडिया एक्सप्रेस इसलिए है क्योंकि उन्होंने सब जगह रोड बनाए हैं, ये शोन द वर्क। अभी जो बता रहे थे कि मेरा बिल्कुल जो टारगेट है मैं पूरा कर दूंगा, कि एक तो मैं सिंगल डिजिट में लॉजिस्टिक कॉस्ट लेके आऊंगा, जो 16% है उसको 9% तक, मतलब ट्रांसपोर्टर्स आर हैप्पी। फिर उन्होंने बोल दिया दिल्ली देहरादून का जो 9 घंटे का रास्ता है वो मैं 2 घंटे में कर दूंगा, उस रोड पे वो काम कर रहे हैं। दिल्ली जयपुर को वो 2 घंटे में लाके दे देंगे। बॉम्बे दिल्ली 12 घंटे में, जो आज 24 से 28 घंटा लगता है उसको 12 घंटे। मतलब उन्होंने जो पूरा प्रोग्रामिंग किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड करना है, और ये ओरिजिनल सपना वाजपेयी जी का था कि लॉजिस्टिक्स अगर आप इंप्रूव करोगे तो उसमें पहले नौकरियां भी मिलेंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा, तो आप उसमें महंगाई का भी थोड़ा असर कम होगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था, लेकिन मोदी जी ने कभी भी ये डेवलपमेंट की बात नहीं करी। उनको इंटरनेशनल डंका बजवाना था, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि मैं वॉर रुकवा दूंगा, मैंने इसको दबा दिया, मैंने मालदीव को घुटनों पे ला दिया। नाउ दैट हैज बूम रेंज। अब इंटरनेशनली कोई आपको बड़ा सीरियसली ले नहीं रहा, नॉट, और ट्रम्प इज द बिगेस्ट रीजन। तो अभी डोमेस्टिक अगर आपको बचना है तो आपको यू हैव टू ब्रिंग इन पीपल लाइक गडकरी जी,
जो एक्सेप्टेड भी हैं, और वो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर जैसी कि भाई मैं हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता हूं, दैट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड। और आरएसएस नोज कि अब सत्ता में बैठना है तो एक ही ऑप्शन इनके पास है, दैट इज नितिन गडकरी, और वो सही से काम कर रहे हैं जी। लेकिन जब भी नितिन गडकरी पर इस तरीके की जब लाइमलाइट आती है या वो जब कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि मोदी जी को या शाह साहब को चुनौती देता है, तो फिर उनकी या तो कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाती है गिरीश जी, या फिर उनकी कोई एक भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आ जाती है। तो अब नितिन गडकरी का इस तरह से ओपन चुनौती देना, क्या मैं ये मानूं कि अब कोई अगली इंक्वायरी का समय आ गया है, मोदी जी अब एक अगली इंक्वायरी खोलने वाले हैं नितिन गडकरी के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आरएसएस के कहने पर ये काम हो रहा है तो फिर मोदी और शाह के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि उनकी कोई जांच या किसी तरीके का उनके डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार उजागर करे। नहीं, चुनौती तो गडकरी जी ने पहले ही दे दी ना कि मैं राजनीति में आप लोगों की वजह से नहीं हूं, मैं अपने काम की वजह से हूं, और अगर नहीं भी रहता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये सेड इवन इफ आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ही हैज ऑलरेडी चैलेंज देम कि आपको जो करना है। और उसके पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था सीएजी से रिपोर्ट दिलवा के कि इतने करोड़ों का बॉम्बे जयपुर के हाईवे में बिल्कुल, आप देखिए साइलेंटली नितिन गडकरी ने, फिर उन्होंने बोल दिया कि इनको यही पता नहीं है कि 2 लेन की कॉस्ट होती है और 8 लेन की कॉस्ट होती है, तो 8 लेन की कॉस्ट में इतना तो हम तो किलोमीटर में काउंट करेंगे। उसके बाद इनका ये सारा कार्यक्रम बंद हो गया। उन्होंने कहीं पर किसी पागल ऑफिसर से बोल दिया होगा कुछ गड़बड़ निकाल के ले आओ, वो पागल जैसा लिख के आया कि भाई 8 किलोमीटर नहीं बना, 8 किलोमीटर तो बनेगा 1 किलोमीटर, क्योंकि 8 लेन की रोड है। तो गडकरी जी ने एक ही जवाब में फिर उनका पूरा फ्यूज निकाल दिया। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन अभी मुश्किल होगा क्योंकि गडकरी जी हैज केप्ट हिज सिस्टम वेरी परफेक्ट। उसमें अगर ये ऐसा सोचें कि दूसरों को ईडी सीबीआई भेज देंगे, अगर वो ईडी सीबीआई भेजा तो ये दोनों के लिए बहुत बड़ा बूमरेंज हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्रियन लॉबी गडकरी के नाम से तो कम इकट्ठी हो ही जाएगी, दैट इज श्योर। पूरे स्टेटमेंट को इसका इम्प्लीकेशन आप क्या देखते हैं? एक इमीडिएट इम्प्लीकेशन नितिन गडकरी के स्टेटमेंट का पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और शाह साहब के ऊपर, गिरीश जी क्या देखेंगे? नहीं, उन पे क्या असर होगा तो वो तो आई जस्ट कांट टेल, क्योंकि उन पे कोई चीज का असर होता ही नहीं है। लेकिन ही हैज टॉक्ड इकोनॉमिक्स, ही हैज टॉक्ड पॉलिटिक्स, ही हैज टॉक्ड सेक्युलरिज्म। उन्होंने एक ही बात में सारा लेक्चर दे दिया। अब्दुल कलाम जी का अप्रिसिएशन भी कर दिया, तो क्योंकि उनके भी तो सर्कल में काफी ऐसे मुस्लिम पावरफुल आदमी लोग हैं जो उनको इलेक्शन में भी हेल्प करते हैं, तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट। लेकिन उन्होंने जो बोलना था वो बिल्कुल परफेक्टली बोल दिया है। नाउ इट इज आरएसएस एंड बीजेपी टू डिसाइड हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट। जी, तो चलिए अब देखते हैं कि नितिन गडकरी के स्टेटमेंट का क्या असर होता है। लेकिन जैसा गिरीश जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पोजीशनिंग प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए करनी शुरू कर दी है। लेकिन एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा था इसके पहले कि मैं वाइंड अप करूं, गिरीश जी, आरएसएस क्या सोचेगा मोदी जी को बदलने की? और ये भी बात सही है कि इसी साल अब सितंबर में ही, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कुछ ही महीने हैं, 5-6 महीने। तो क्या जब मोदी जी 75 साल के पूरे हो जाएंगे तो ये उसी की तैयारी है कि नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि भाई अब वो समय आ रहा है, कुछ ही महीने में 75 साल के हो जाएंगे और आप इनको बदल दीजिए? इतने आरएसएस के कहने में होते तो अभी तक तो ये शायद बीजेपी का अध्यक्ष ही चुन लेते। एज मेनी नेम्स हैव गॉन, दे डोंट एग्री। तो इतना इजी नहीं है। मोदी जी को कैसे हटाएंगे वही सबसे बड़ा सवाल है इनके पास। कब हटाएंगे वो तो सवाल ही नहीं, कैसे हटाएंगे। तो ये दैट इज देयर इंटरनल अरेंजमेंट, उसमें अपोजिशन का कोई रोल है नहीं। लेट अस सी कैसे होगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे गडकरी जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। नहीं, लेकिन खाली गडकरी की इस पोजीशनिंग से बातें तो नहीं बन जाएंगी और मोदी जी को खाली नितिन गडकरी के बोलने से तो नहीं बदल दिया जाएगा। तो क्या फैक्टर हो सकता है दिमाग में, और आरएसएस के मन में इतनी हेजिटेशन क्यों है मोदी जी को बदलने के पहले? नहीं, वो हार्ड लाइनिंग आपका काम नहीं कर रहा है, वो फेल हो गया आपका हार्ड लाइनिंग। आपकी जो 240 सीटें हैं वो दैट इज आउटकम ऑफ दैट, वो आप समझ रहे हो। क्योंकि एक साथ वो आप भी ट्रंप की तरह सबसे दुश्मनी एक साथ नहीं ले पाओगे। आपको साउथ भी नहीं चाहिए, आपको पंजाब भी नहीं चाहिए, आपको नॉर्थ ईस्ट भी नहीं चाहिए, तो आप कैसे राज करोगे। ये इनकी गलतफहमी थी जो धीरे धीरे खुल रही है। जो अभी वही पड़ कि अभी वो आपको घोड़ा बदलना पड़ेगा जो रेस में आपको जिता सकता है। ये घोड़ा तो अब आपको नहीं जिता पाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।